अस्सलाम वालेकुम। मौला अली का कौल है कि इंसानों का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा चाहते हैं और वक्त से पहले चाहते हैं। तो इसका मतलब हमारे लिए एक लेसन है कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा ना मांगे और वक्त से पहले ना मांगे तो हमारी लाइफ में सुकून आ जाएगा, हम थोड़ा कंटेंट फील करेंगे, हम बेटर फील करेंगे। तो इंसानों के जो ज्यादा मसले हैं वो यही है कि आप वक्त से पहले मांगते हैं, जरूरत से ज्यादा मांगते हैं। तो असल में सारी जिंदगी इस स्ट्रगल में निकल जाती है। 1998 में मैं एजेंटों के चक्कर काटा करता था कि अल्लाह के नाम पे मुझे किसी कंटेनर में डाल के यहाँ से निकाल दो, समंदर के किसी कंटेनर में, जहाज में डालो, मुझे निकाल दो यहाँ से। वो ठीक है, मेरी एक डेस्परेशन थी। मैं आ, कराची में सुल्तानाबाद से निकला था, उस कच्ची बस्ती से मैं निकला था। और मैं ये समझता था कि मैं कभी जिंदगी में कभी जहाज में नहीं बैठूंगा, और मैं अपनी जिंदगी में कभी गोरे का मुल्क नहीं देख सकूंगा। मैं सुल्तानाबाद ही में मर जाऊंगा, मैं ये समझता था। लेकिन एफर्ट मैं करता था, एफर्ट मैंने बहुत की, मैंने बहुत एफर्ट की कि मैं किसी तरह से निकलूं यहाँ से। अम, उस पर्सपेक्टिव से मैं बताने का मकसद आपको ये था कि मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं जहाज में भी बैठूंगा और मुल्क से बाहर भी निकलूंगा। तो क्या आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ है? और अगर नहीं भी लिखा हुआ तो क्या जरूरी है बाहर जाना? मुल्क से बाहर जाना चाहिए हमें या नहीं जाना चाहिए? और अगर जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आज बैठा हुआ कुछ सोच रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूं कुछ पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, बाहर पाकिस्तान से बाहर निकलने की राइट उम्र क्या है? नंबर दो, पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए आपको या नहीं जाना चाहिए? नंबर तीन, किस उम्र में जाना चाहिए? नंबर चार, जो लोग ऑलरेडी बाहर हैं, जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैं, अमेरिकन सिटीजन हैं, जर्मन सिटीजन हैं, क्या आपको वहां पर अपनी जिंदगी कंटिन्यू करनी चाहिए, सारी जिंदगी रहना चाहिए, या एक सर्टेन टाइम के बाद निकल जाना चाहिए? ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, अपनी जिंदगी की कहानी। मैं ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हूँ। मैं ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है मेरे पास। मैं इस पासपोर्ट की खातिर मैंने क्या नहीं किया? मैंने बहुत कुछ किया, बहुत एफर्ट की, लेकिन राइट टाइम पे की। मैं उस वक्त 22 साल का था जब पाकिस्तान से पहली बार निकला था। 22 साल की उम्र में मैं निकला था और मैंने बहुत एफर्ट की हैं। मैंने मस्जिदों में रातें काटी हुई हैं, क्योंकि मैं कच्ची बस्ती से निकला था। और कच्ची बस्ती से निकलने का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैंने आज तक उस कच्ची बस्ती में, आज भी मैं लोगों को उस कच्ची बस्ती में ही देखता हूँ। दे नेवर रियलाइज, इनफैक्ट दे डोंट रियलाइज कि उनकी जिंदगी यही है। बड़ी अच्छी जिंदगी एक्चुअली। मैं कपल ऑफ किलोमीटर्स पैदल वॉक करके जाता था, पानी के कनस्तर भर के लाया करता था क्योंकि पानी नहीं होता था घर में। और वो गलियां थी सुल्तानाबाद की, गटर से भरी हुई गलियां थी, उन पे पत्थरों पे टाप टाप के घर जाया करते थे हम। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। और आज भी मैं उन लोगों से सुनता हूँ वहां पे जिनको वो सब अच्छा लगता है। एक्चुअली दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ एंड इनफैक्ट दे बिलीव कि सुल्तानाबाद में क्या बुराई है, उनको बुराई नजर नहीं आती। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ कि मैं राइट टाइम पे 22 साल की उम्र में पाकिस्तान से निकला था, और मैंने मुल्कों मुल्कों के समहाउ चक्कर काट काट के बड़ी मुश्किलों से मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच तो गया। मैं एंड आई वर्कड हार्ड। मैंने मेहनत की एंड मैं ऑस्ट्रेलियन सिटीजन भी बन गया। स्किल माइग्रेशन पे मैं गया था, और वो स्किल माइग्रेशन मैंने सिंगापुर से, खैर सिंगापुर से स्किल माइग्रेशन नहीं अप्लाई की थी, सिंगापुर से मैं होता हुआ वर्क परमिट लेता हुआ कुछ मुल्कों के वर्क परमिट ले लेके मैं ऑस्ट्रेलियन वर्क परमिट में पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया था। मेरे दिमाग में एक ही चीज बैठी हुई थी, एक ही भूत सवार था मेरे दिमाग में, इकोनॉमिक कंडीशंस की इंप्रूवमेंट प्लस पासपोर्ट। तो अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूं कि क्या आपको अपना मुल्क पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्क में जाना चाहिए, इकोनॉमिक कंडीशंस की इंप्रूवमेंट के लिए जाना चाहिए, या पासपोर्ट के लिए जाना चाहिए?
मेरी नजर में अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं सबको कहता हूँ कि पासपोर्ट के लिए तो आपको जो भी करना पड़े करें। पासपोर्ट इट्सेल्फ एक एसेट है। मैं अभी आपके सामने एक ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट रखता हूँ, कहता हूँ आप कितनी प्राइस देने के लिए तैयार हैं मुझे इस पासपोर्ट को हासिल करने के लिए, मेरा ख्याल है लोग 10 करोड़ रुपए भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि सबको पता है ये एसेट मेरी जिंदगी में नहीं है, बल्कि मेरी 7 नस्लों की जिंदगी तक चलेगा। आप ये पासपोर्ट सिटीजनशिप एक ऐसा एसेट है जो आपकी नस्लों में ट्रांसफर होता है। तो उसकी खातिर मैं इतने पैसे मैं अपना सारी एफर्ट लगाने के लिए तैयार हूँ। अब आ जाइए सेकंड पॉइंट। क्या मुझे इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट के लिए अमेरिका जाना चाहिए, कनाडा जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए? इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि मैं वेल्दी हो जाऊंगा, मैं अमीर हो जाऊंगा। तो इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप अमेरिका जाएंगे तो आप अमीर हो जाएंगे। अमीर तो नहीं होते। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी अमीर नहीं होते, बेहतर होते हैं वो। उनका लिविंग स्टैंडर्ड आपका जरूर इंप्रूव हो जाएगा। इनफैक्ट आपका लिविंग स्टैंडर्ड मलेशिया जाने से भी इंप्रूव हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया जाने से भी इंप्रूव हो जाएगा, हांगकांग में रहने से भी इंप्रूव हो जाएगा, जापान जाने से भी हो जाएगा, टर्की जाने से भी लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएगा, अजरबैजान जाने से भी लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएगा, दुबई जाने से लिविंग स्टैंडर्ड बहुत इंप्रूव हो जाएगा। तो लिविंग स्टैंडर्ड का इंप्रूव होना एक अलग सब्जेक्ट है, पासपोर्ट को हासिल करना एक अलग सब्जेक्ट है। तो अगर मुझसे एक यंग बच्चा जो 22 साल या 25 साल का, वो मुझसे ये सवाल करता है कि सनी भाई क्या मुझे बाहर जाना चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल जाना चाहिए अगर पासपोर्ट लेना आपका मकसद है तो। मैं इनकरेज करता हूँ कि आप अपनी जिंदगी के 10 साल गोरे के मुल्क में जिंदगी के 10 साल जरूर गुजारें। उनके साथ ट्रेडिंग करें, उनके साथ बिजनेस करें, उनके साथ जॉब्स करें, उनके साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें, लर्न फ्रॉम देम। हमें उनसे लर्न करना चाहिए, हमें उनके साथ बिजनेस करना चाहिए, हमें उनके साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए, हमें उनके मुल्क में उनके कल्चर में रह के उनके साथ इंगेजमेंट करनी चाहिए, ताकि हम वो गैप्स को पूरे करें और वापस अपने मुल्क में आके लोगों को ट्रेन कर सकें, एजुकेट कर सकें कि हमने ये सीखा उनके मुल्कों से। तो मैं इनकरेज करता हूँ कि आपको जाना चाहिए। आपको ड्यूल नेशनैलिटी एक एसेट है, एक वेपन है आपके पास। ये वेपन इतना पावरफुल है जो आपकी नस्लों को फायदा पहुंचाएगा। आपके बच्चों को पता भी नहीं लगेगा कि डैडी ने कितनी मेहनत की है उनके लिए। तो आपको ये करना चाहिए। और अब आ जाइए सेकंड सवाल। इकोनॉमिक चेंज क्या लाइफ में आता है या नहीं आता? इकोनॉमिक चेंज इतना नहीं आपको फील होगा। उसकी वजह यह है कि आप अमेरिका में रहने वाले जो लोग $5,000 कमाते हैं, एंड पे बैंक अकाउंट खाली मिलेगा आपको। जो शख्स 10,000 कमा रहा है उसका भी बैंक अकाउंट एंड पे खाली मिलता है, जो 20 कमाता है उसका बैंक अकाउंट भी खाली मिलता है। इन मुल्कों का सिस्टम कुछ ऐसे काम करता है कि हर शख्स इंडिपेंडेंट हो जाता है, हर शख्स के पास गाड़ी है, घर है। जैसे उसकी इनकम बढ़ती है घर बड़ा ले लेता है, फिर इनकम बढ़ती है गाड़ी बड़ी कर लेता है। वो वो एक सिस्टम है जिसमें लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। हाँ, मैं मानता हूँ अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पे लोग मिलियनर्स बन जाते हैं, 20-20 साल एफर्ट करने के बाद मिलियनर बन भी जाते हैं, जो बनना चाहते हैं वो बन भी जाते हैं। ये मुल्क रिवॉर्डिंग होते हैं। रिवॉर्डिंग इन अ सेंस कि जिसने पेट्रोल स्टेशन पे काम करना है उसको घंटे की वैल्यू मिल रही है, जिसने पेट्रोल स्टेशन गैस स्टेशन बनाना है वो उसका मालिक भी बन सकता है, वो अमीर भी हो जाएगा। लेकिन गैस स्टेशन का मालिक बनने के बाद भी आप $15,000 महीने का कमा लेंगे, आपके एक्सपेंसेस भी $15,000 के हिसाब से हो जाएंगे। एंड पे बैंक आमतौर पे खाली होता है। आमतौर पर, मैं ये नहीं कह रहा सबके खाली होते हैं, आमतौर पे एक जनरल पॉपुलेशन की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जो लोग ऑनलाइन, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मैंने अपना बिजनेस फाइंड अप किया, मैंने अपनी जिंदगी ऑस्ट्रेलिया में गुजारी। 2008 में 2009 में मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे ऐसा बिजनेस करना है कि मैं गोरे के मुल्क से ही पैसे कमाऊं, लेकिन रहूं अपनी चॉइस के किसी मुल्क में। तो मैं समझता हूं जब आपके पास पासपोर्ट आ जाता है, जब आप सिटीजन बन जाते हैं, नेशनलिटी जब आ गई आपकी नस्लों के बाद, अभी वो नेशनलिटी ट्रांसफर हो गई है, इट्स टाइम टू मूव ऑन। मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी कुछ फिलोसफीज हैं, अपनी लॉजिक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब ये अप्लाई करें, आप सबके ऊपर ऐसा ही फॉर्मूला होना चाहिए, मैं नहीं समझता। मैं तो जस्ट अपनी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में क्या चेंजेस की। मैंने ये सोचा कि मैं ऑस्ट्रेलिया से ही कमाता रहूँ। मैं अगर जर्मन नेशनल हूँ तो मेरी कोशिश है कि मैं जर्मनी से कमाता रहूँ।
मैं अमेरिका में कोई ऐसा बिजनेस स्टैब्लिश कर लूं कि अमेरिका से पैसे कमा लूं, डॉलर कमा लूं, लेकिन खर्चूं उसको किसी अपनी मर्जी के, अपने चॉइस के मुल्क में। अब वो आपका अपना मुल्क पाकिस्तान भी हो सकता है, आप पाकिस्तान वापस जाइए, इस्लामाबाद में रहना शुरू कर दें, अच्छी कॉलोनी में चले जाइए, लेकिन कमाएं अमेरिका में। आई डोंट नो अगर ऐसा पॉसिबल है, अनलेस कि वो एक ऑनलाइन बिजनेस है, फ्री लांसिंग बिजनेस है, आपके क्लाइंट्स आज भी अमेरिका में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान से बैठ के आप $8,000 बनाना शुरू कर देते हैं। या अमेजोन एफबीए का बिजनेस मुझे इसलिए पसंद है कि वो दुनिया में कहीं से भी बैठ के ऑपरेट हो जाता है, और अगर मैं अमेरिका से पैसे कमाना शुरू कर देता हूँ, तो मैं अमेरिका में अपनी फैमिली को अगर मैं $8-10 हज़ार में भी रख लेता हूँ पर मंथ, मेरी कॉस्ट आ रही है, तो बैंक खाली हो जाता है मेरा। तो अगर मैं वो $8-10 हज़ार की इनकम को मेंटेन रखूं और मैं मलेशिया चला जाता हूँ, मैं टर्की चला जाता हूँ, अपने पसंद के किसी मुसलमान मुल्क में चला जाता हूँ, अगर मुझे मुसलमान मुल्क में रहने का शौक है, मुझे अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी मेंटेन रखने का अगर शौक है, तो मैं इन मुल्कों में $2,000 पर मंथ पे रह लूंगा। अब मेरे पास पीछे एक साल के बाद बैंक अकाउंट खोल के देखूंगा तो 50-60 हज़ार डॉलर पड़ा होगा उसमें। इसकी वजह ये कि इनकम तो मेरी वही है। अगर मुझे ऑनलाइन ही बिजनेस करना है और अमेरिका में ही रह के करना है, तो उसका मुझे ऐसा कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे वो ऑनलाइन इनकम तो मैं थाईलैंड से बैठ के भी ऑपरेट कर सकता हूँ, मलेशिया से बैठ के भी ऑपरेट कर सकता हूँ, पाकिस्तान से भी कर सकता हूँ। तो ये मेरी एक लॉजिक है उन लोगों के लिए कि जो लोग ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हैं, जिन्होंने पासपोर्ट ले ही लिए हैं। तो अब आपको ऐसा बिजनेस डेवलप करना है कि आप ऑनलाइन अर्निंग मेंटेन रख सकें, अपनी इनकम को मेंटेन कर सकें और अपनी चॉइस की कंट्री में मूव हो सकें। अब आ जाइए उन लोगों के बारे में जो लोग मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं। मैं डिस्करेज करता हूँ इस आइडिया को कि आप अपनी जिंदगी सऊदी अरब में गुजार लें, अपनी जिंदगी दुबई में गुजारें, कतर में गुजारें, बहरीन में गुजारें। मैं इस आइडिया को इनकरेज इसलिए नहीं करता कि ये मुल्क आपको नेशनैलिटी तो देते नहीं है, पासपोर्ट देते नहीं है, और आपके बच्चे जब इन मुल्कों में पैदा होते हैं और 20 साल इस मुल्क में गुजारने के बाद उनको पता लगता है कि दे आर स्टिल पाकिस्तानीज, और दे कैन बी किक्ड आउट, तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिलता। फिर आप 10 साल के बाद सोचते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में, मुझे 22-25 साल की उम्र में अपॉर्चुनिटी मिली दुबई में जॉब करने की, और मैं चला गया दुबई, और आज मैं 40 साल का हो गया हूँ, 15 साल मैंने दुबई में लगा दिए, मेरे बच्चे यहाँ के माहौल के आदी हो गए हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं ग्रोन अप हुए हैं, और मैं 20-30 हज़ार दिरहम की मेरी नौकरी है। एंड पे व्हाट एग्जैक्टली इज द अचीवमेंट इन अ सेंस आपकी जिंदगी के प्राइम डेज, अपनी जवानी आपने एक ऐसे मुल्क को दे दी जिसने आपको सिवाय किचन के कुछ नहीं दिया रिटर्न में। मेरी ये लॉजिक है। मैं जनरलाइज अगेन नहीं करूंगा सबको, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन आई विल जस्ट एडवाइस कि आप उसको सेकंड थॉट जरूर दीजिएगा। अगर आपको मिडिल ईस्ट से कहीं जॉब ऑफर आती है आपकी, और अगर आप जवान हैं, तो कोशिश करें अपनी जवानी किसी ऐसे मुल्क को दे दें जहां पासपोर्ट का कोई चांस तो हो आपका, क्योंकि वो 7 नस्लों में ट्रांसफर होने वाला एसेट है। ये तो हो गया जवान लोगों की कहानी। अब आइए जिन्होंने मिडिल एज में आ जाइए, जो लोग 30+ क्रॉस कर गए हैं, उन्हें मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप इन चक्करों में मत पड़िएगा, क्योंकि मैं बहुत यंग था, मैं 22 साल का था जब मैं इन चक्करों में पड़ गया था कि कुछ भी हो जाए, मैं कंटेनर में लेट के चला जाऊंगा, भूखा पेट रह लूंगा, पासपोर्ट लेना है बस मुझे। वो एक, मेरे पास एनर्जी थी उस वक्त। मैं अब मैं नहीं ये सब कर सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहा। तो आप 35 साल के हो गए हैं, आपके पास 10 साल का तजुर्बा है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, प्रॉबली आप एक्सप्लोर कर लें पीआर के ऑप्शन को, स्किल माइग्रेशन को देख लें, ऑस्ट्रेलियन स्किल माइग्रेशन, कैनेडियन स्किल माइग्रेशन, इंग्लैंड की माइग्रेशन प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर कर लें। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, ठीक है, प्रॉबली देयर आर फ्यू ऑप्शंस फॉर यू। लेकिन अगर आप मुझसे कहते हैं जी मैं 40 साल प्लस क्रॉस कर गया, मैं तो स्ट्रिक्टली आपको बोलूंगा कि आप इन चक्करों में पड़े ही ना। पासपोर्ट बस ठीक है, पासपोर्ट लेने की उम्र थी, वो निकल गई है। अब आप प्राइमरी फोकस दीजिए मनी मेकिंग स्किल्स को, अपनी वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है,
मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मिलियनर बन जाएंगे, अमेजोन एफबीए पे शुरू हो जाए, मुबारक हो, अब आप मिलियनर बनने वाले हैं, मैं ये कभी भी नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि देर इज अ चांस फॉर यू। प्रॉब्लली 3% चांस होगा आपका, 4% होगा, 5% चांस होगा, चले हम 5% ही चांस ले लेते हैं, चले करके देख लेते हैं, अल्लाह मालिक है। अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो $10,000 डूब जाएंगे। अच्छा चलो हमने ट्राई तो कर ली। मैं वो चांस की बात कर रहा हूँ। आई विल नेवर से कि जी बस आप छक्का मारने वाले हैं, क्या बिजनेस है ये, मैं ये नहीं कह सकता। तो मैं ये कहूंगा कि आप चांस लेना है तो आप ले लीजिए। आप मनी मेकिंग स्किल्स को गेन करने की कोशिश करें, मनी मेकिंग पे फोकस करें, क्योंकि अब आपकी उम्र 40 के बाद निकल गई है, अब तो प्राइम एज आपकी कट गई है। ऐसा हमें, मैं हमेशा ये कहता हूँ, 20 की उम्र में अगर जवानी नहीं, सेहत नहीं है, और 30 की उम्र में अगर आपके पास अकल ही नहीं है, 40 में अगर दौलत नहीं है, तो फिर तो टाइम निकल गया आपका। मैं मानता हूँ KFC का बाबा 65 साल की उम्र में बन गया था, बिलियनर बन गया, मैं मानता हूँ, पर वो एक ही बाबा था। जैक मा भी बन गया, ठीक है बन गया, वो इन दो तीन बाबों की एग्जाम्पल से हम पूरी कॉम को जनरलाइज नहीं कर सकते। मैं एक एवरेज इंसान की बात कर रहा हूँ, एक एवरेज इंटेलेक्ट, एक एवरेज इंसान, एक एवरेज पाकिस्तानी सिटीजन, उसकी बात करता हूँ मैं, कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे ये बैरियर तोड़ सकते हैं आप। तो आप पासपोर्ट को दिमाग से निकाल दीजिए, अब आप वेल्थ मनी मेकिंग को फोकस कीजिए। पैसे आ जाएंगे तो आप सिटीजनशिप खरीद लेंगे। आप अमेरिकन E2 वीजा $70,000 में मिल जाता है। $1 लाख खर्च करें, कोई बिजनेस खरीदें आप, वो $1 लाख में आपको E2 वीजा मिल जाएगा। E2 वीजा वीजा मिल गया, अमेरिका चले गए, वापस कौन आता? सिटीजनशिप लेकर ही आइएगा फिर, सारे रास्ते निकल आते हैं, इट्स वेरी इजी। अमेरिकन E2 वीजा सबसे आसान है मेरी नजर में। इतना आसान है कि बेगम के नाम पे कोई 7-Eleven खरीदें, अगर जिनका B1 B2 लगा वो तो $70,000 में वो बिजनेस खरीद लें जाके अमेरिका में, आपको लॉयर को $4,000 पकड़ाएं, E2 वीजा मिल जाएगा आपको। इट्स नॉट एन इशू। और जिनके वीजे नहीं है वो पाकिस्तान से अप्लाई करें, ठीक है, लाख $1.5 लाख का खर्चा होगा। वो $1.5 लाख कोई फीस नहीं दे रहे, बल्कि आप एक बिजनेस खरीदने की कॉस्ट पे कर रहे हैं। बिजनेस आप खरीदें अमेरिका में, आपको E2 वीजा मिल जाएगा। आपको आपको बहुत से मुल्क हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स हैं, करीबियन के काफी सारे मुल्क हैं जहाँ पे आप सिटीजनशिप खरीद सकते हैं, बेसिकली आप पासपोर्ट खरीद सकते हैं। आप पैसे बनाएं, आपको पासपोर्ट खुद ही चल कर आ जाएगा। अगर आप 40 क्रॉस कर गए ना, मेरी ये सजेशन है, जो लोग अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, जर्मन सिटीजन ऑलरेडी बन गए हैं, मेरा ख्याल है, मेरी एक थ्योरी है कि अगर आप चाहें तो यू कैन मूव ऑन। आप सस्ते मुल्क में चले जाएं। आप अगर इनकम को मेंटेन कर सकते हैं, अगर अमेजॉन FBA का बिजनेस करना है, फ्रीलांसिंग नहीं करनी, कोई ऐसा बिजनेस करना है जहां से ऑनलाइन इनकम जनरेट होकर आती हो, तो ठीक है, इट्स बेटर टू मूव ऑन सस्ते मुल्क में। मैं आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल। मैं ऑस्ट्रेलिया अपना छोड़ के मलेशिया मूव हो गया। मलेशिया में मैं महल में रहता हूँ। मेरी जो लिविंग कॉस्ट है वो कहाँ ऑस्ट्रेलियन लिविंग कॉस्ट। अगर मुझे वो जो मेरा लाइफस्टाइल मलेशिया में है, अगर मुझे वो लाइफस्टाइल ऑस्ट्रेलिया में चाहिए हो, तो इट वो प्रॉब्लम कॉस्ट में $15,000 a month, $15,000 मेरी कॉस्ट आएगी। तो वो 15,000 की कॉस्ट को मैंने कट डाउन करके प्रॉब्लली $5-6 हज़ार की कॉस्ट में, वही सब लिविंग स्टैंडर्ड है मेरा। और वो जो बाकी के जो पैसे बच जाते हैं आपके, वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें, बिजनेस बना लें, उसी बहाने को बिजनेस कर लें आप। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं लाइफस्टाइल की जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। जो लोग मिडिल ईस्ट के बारे में सोच रहे हैं, दोबारा इसको कंसिडर करें, आप इसको अपनी लाइफ को रीवैल्यूएट करें, किसी ऐसे मुल्क में जाने की कोशिश करें जहाँ सिटीजनशिप का आपका चांस हो। और जो लोग सिटीजनशिप ले चुके हैं उनको निकलने की अब कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ से निकला जाए, किसी सस्ते मुल्क में चले जाए हम लोग। बिजनेस का बिजनेस, सिटीजनशिप भी हो जाए आपकी, और आप वेल्थ क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से थोड़ा चीजों को सोचना शुरू करें।